हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे के क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गेस क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आने की फुल संभावना है। तो ये गेस क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम 2022 के लिए बनाया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं तो वुड के घोषणा पत्र को रखा गया। वुड का घोषणा पत्र, उसके उद्देश्य, मूल्यांकन, सुझाव, दोष, संस्तुतियाँ, दैट मीन्स कि अब जो सुझाव उन्होंने दिया था ये सारी चीज़ें जो है वुड के घोषणा पत्र से आने के चांस हैं। चांसेस का अगर मैं बताऊँ तो ये जो क्वेश्चन गेस क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें 90% चांस है कि इससे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 4 बजे का क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं गेस क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2022। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है वुड के घोषणा पत्र के। वुड के घोषणा पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो उसका उद्देश्य पूछ सकता है, मूल्यांकन, सुझाव, दोष, यही सब पूछेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। CCSU यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें 45 डेज में आप लोग का कोर्स कंप्लीट करवाने का जो है बात कही गई है और हम लोग कर भी रहे हैं। इसमें कंटेम्प्रेरी कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 जो है अभी चल रहा है, वो भी 50% कंप्लीट है। इसके साथ साथ बिहार बीएड एंट्रेंस का भी पेड क्लास चलाया जा रहा है, तो जो लोग भी बिहार बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य, मूल्यांकन, सुझाव, दोष, ये आज सब हम करेंगे। वुड, इसको इंग्लिश में वुड्स डिस्पैच कहते हैं। 1854 अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो आपको खुद समझ लेना है कि ये घोषणा जो है वो 1854 ईस्वी में हुआ है। चलिए, अब इसको घोषणा करने वाले कौन हैं, तो इसको घोषणा करने वाले, इनका नाम है चार्ल्स वुड। इसीलिए जो है इसका नाम जो है वुड डिस्पैच रखा गया है, या वुड का घोषणा पत्र रखा गया है। पूरा नाम याद रखिएगा, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिष्ठाता भी था, ने वुड घोषणा पत्र को तैयार किया। उसने सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुनर्नवीनीकरण आज्ञा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा की रूपरेखा की पुनर्समीक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये जो वुड डिस्पैच है ये भी भारत की शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें जो है वुड को ये भारत की शिक्षा के बारे में जो है समीक्षा करने के लिए बोला गया था। 1813 के बाद जो बवाल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से का ही एक बोल सकते हैं रूप जो है ये वुड घोषणा पत्र है। चलिए, यह सर्वप्रथम प्रयास था कि जब कंपनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर, कहाँ से, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की रूपरेखा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। अभी तक ऐसा होता था कि जो भी कार्य शिक्षा के तौर पे लिया जाता था वो प्राइमरी तक ही लिया जाता था कि ठीक है बेस कैसे ठीक करना है, बेस। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि चार्ल्स वुड को ये सौंपा गया पूरा प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी के एजुकेशन की रूपरेखा निर्धारित करने का जिम्मा, या बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी पक्षों की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान हुई। देखिए, भारत में पहले से ही इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये वुड डिस्पैच के बाद ही ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश ही जो है वो राजनैतिक लैंग्वेज रहेगा, और पूरी तरीके से ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया। इस अभिप्राय से वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो वुड ने ये घोषणा पत्र दिया इंडियन एजुकेशन को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, ये एक तरह से आप बोल सकते हो, हम लोग बोलते हैं मील का पत्थर, वो रहा। और इसमें जो है बच्चों के जो है सभी बच्चों को प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन के बारे में चर्चा हुई। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी कि अंग्रेजी को ऑफिशियली
तौर पे स्टैब्लिश करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी श्रेय अगर देना चाहते हैं, आप क्रेडिट देना चाहते हैं, तो वुड को है। अब आइए जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने हिस्ट्री समझा कि एक्चुअली में ये कैसे स्टार्ट हुआ। हमारा मेन क्वेश्चन जो है वुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य। यहाँ से जब हम हिस्ट्री थोड़ा सा जानते हैं ना, तो उसके बारे में हमारे अंदर इंटरेस्ट आता है, और जब हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा तो हम उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वुड ने अपने घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा। पहले इसके उद्देश्य क्या है? अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वह शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। पहला उद्देश्य यही रखा गया कि वुड ने यही बात बोली अपने घोषणा पत्र में कि शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोल सकते हैं कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में ज़रूरी है। तो उन्होंने यही बात बोली कि शिक्षा के द्वारा ही भारतीय प्रजा को हम जो है भौतिक और नैतिक गुणों से संपन्न कर सकते हैं, तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा इन्होंने उद्देश्य इन्होंने बोला है भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना। मतलब ये तो किसी की सुन ही नहीं रहते, इनके अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली अंग्रेजी जो है वरदान है, अंग्रेजी जो है वरदान है, रोशनी है, और भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएं नहीं है। अब जैसे मेकाले जो था वो सोच सोच कर बोल रहा था, लेकिन ये डायरेक्टली ये बात बोल रहे थे विदाउट ना ये प्रूफ देना चाहते थे, नहीं ऐसे जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उस टाइप का ये बोले जा रहे थे। बल्कि उनके नैतिक मूल्य को भी उच्च बनाना ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें। इनके अनुसार दूसरा इनका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी एक वरदान है, एक रोशनी है, उस रोशनी का में जो है भारतीयों को भी रहने का हक है। भारतीयों का जो शिक्षा है, जो इंडियन एजुकेशन है, उसमें उच्च बौद्धिक यानी कि हाई लेवल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हाई लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करें तो वो नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को इनको लग रहा था कि इनको जो है क्योंकि अंग्रेजी का वरदान मिला हुआ है, तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये ऐसी शिक्षा दे करके भारतीयों के नैतिक मूल्य को भी उच्च बना सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ सकता है, उनको इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। इन्होंने ये बात सेकेंड उद्देश्य में कही। तीसरा था भारतीयों में कंपनी के कार्यालयों कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना। बात वहीं पे घूम फिर कर आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था मेकाले ने भी यही बोला था, और एजुकेशन देने का इन लोग का मेन मकसद भी यही था कि जो बोल सकते हैं एम्प्लॉय ये लोग लंदन से इंग्लैंड से मंगवा रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोग का कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहीं के लोगों को इतना निपुण बनाएं, कारखाने के काम सिखा दे, कंपनी के कार्यालय के काम सिखा दे, जिससे हम इन्हीं लोगों से काम करवा सके, जिससे इनका कॉस्ट जो है वो कम हो सके। तो इनका भी वही था, तीसरा नंबर अगर आप देखेंगे तो निपुण एवं विकसित करना था ताकि इसका फायदा उठाया जा सके, जिससे वे रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सके तथा श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके। बात यही है कि जिनका अपने वर्ड्स पे कमांड होता है, ये ऐसे नहीं अपने कान को नहीं पकड़ के जो बोलते घुमा के पकड़ना वो पकड़ रहे थे। इनके अनुसार ये भारतीयों को शिक्षित इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोग जो है जॉब कर पाए, रोजगार, श्रम, पूंजी, इन सारे शब्दों से जो अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता है, वो उनको पता चले। और छोटे से 2 से 3 वर्ड्स में उन्होंने बोल दिया कि श्रमिकों की उचित आपूर्ति की जा सके। एक्चुअली में मेन मकसद तो यही था, जो श्रमिक इनको इंग्लैंड से मंगवाने हो रहे थे वो चाहते थे कि यहीं के हो, तो श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके। ये भी तीसरा उद्देश्य यही था। चौथा है भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित करना। इनके अकॉर्डिंग भारतीय साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है
इसलिए पाश्चात्य दर्शन यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस से जो है उसको हम सुसज्जित डेकोरेट कर सकते हैं। पांचवा उद्देश्य बोला गया है भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपियन साहित्य का संचार करना। कला, विज्ञान, दर्शन और यूरोपियन साहित्य का जो है प्रसार करना चाहते थे। ये हुआ 5 उद्देश्य। किस लिए? तो वुड के घोषणा पत्र के यही उद्देश्य थे। ये 5 उद्देश्य पे ही जो है पूरा घोषणा पत्र लिखा गया। वुड के घोषणा पत्र में लिखी संस्तुतियां यानी कि रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दिया? देखिए, पहला रिकमेंडेशन था, डायरेक्टली इनका कहना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाएं हो। बिल्कुल कोई डाउट ही इनके मन में नहीं था। इन्होंने डायरेक्टली यही बोला, अंग्रेजी एक वरदान है तो अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और क्योंकि भारतीय लोग जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनकी भी भाषा को रखा जाए, क्षेत्रीय भाषा को भी रखा जाए। घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषा को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया। घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है। अंग्रेजी को फुल्ली हाईलाइटेड कर दिया गया और बीच में पीछे से जो है क्षेत्रीय भाषा को भी रख दिया गया, जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन और इस पे जो है विवाद या विरोध इसका ज्यादा से ज्यादा ना हो सके। दूसरा रिकमेंडेशन इन्होंने दिया सहायता अनुदान प्रणाली को लेकर। सरकारी संस्थाओं का स्थानीय निकायों का क्रमिक रूप से स्थानांतरण। सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा के संबंध में वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए। हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं जिस इस देश में सफलतापूर्वक संपादित की गई। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संस्थाओं की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लाई जा सकती है, जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से संभव प्रतीत नहीं होती। तो यहाँ पे जो है सहायता अनुदान प्रणाली की जो बात हुई थी 1 लाख रुपए की, जो कि अब कहीं ना कहीं दब के रह गई थी, इसमें इन्होंने वुड डिस्पैच ने जो है एक बीच का रास्ता निकाला। इनके अनुसार सरकारी संस्थाएं तो काम करें ही, गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो तो काम करें, साथ ही साथ स्थानीय निकाय के जो संस्थाएं हैं वह भी काम करें, क्योंकि अकेले सिर्फ और सिर्फ सरकार की सहायता अनुदान प्रणाली से शिक्षा का प्रसार पॉसिबल नहीं है। तो सब मिल करके, जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब मिल करके जो सहयोग करें जिससे कि शिक्षा का प्रसार किया जा सके। देखिए, सरकारी अनुदान के बारे में और भी इन्होंने क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि सरकारी अनुदान के बारे में जो है इन्होंने क्या क्या नीति निर्देशक नियम के बारे में बात किया, क्योंकि ज़्यादा अगर बोले तो प्रॉब्लम इसी बात पे उठ ही रही थी कि सरकारी अनुदान क्या होगा, अगर भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाए या पाश्चात्य पे, तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम इसी में उठ रही थी। तो इसके बारे में इन्होंने अलग से भी लिखा है। अगर अलग से एग्जाम में पूछ दे तो उस बारे में भी आप लिख सकते हो। ये अगर पूछेगा भी तो शॉर्ट में ही पूछेगा। सरकारी अनुदान प्रदान करने का आधार होगा विद्यालय में धर्मनिरपेक्ष लौकिक शिक्षा की सुव्यवस्था का होना। मतलब सरकारी अनुदान उन्हीं को मिल पाएगा जहां पे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी और उसका सुव्यवस्था मतलब अच्छी तरीके से व्यवस्था होगी। उक्त विद्यालय का स्थानीय सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन, जो भी विद्यालय होगा उसका अच्छी तरीके से अच्छे लोगों द्वारा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड हो। तभी उक्त विद्यालय में छात्रों से अल्प शुल्क की व्यवस्था होना और बच्चों से जो है स्कूल में बच्चों से कम शुल्क लेना, ये भी होनी चाहिए। मतलब एक तरह से इन्होंने जो है क्राइटेरिया बना दिया कि अनुदान जो है उसी स्कूल या उसी विद्यालय को मिलेगा जो ये सारे नियम को फॉलो करेंगे, और ये सारे नियम अगर कहीं पे नहीं मिला तो उनको सरकारी अनुदान से वंचित रहना होगा। प्रदत्त सरकारी अनुदान संबंधी नीतियों का अनुपालन तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपलब्धियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की सुविधा। इसके साथ ही विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद, व्यायाम सामग्री, छात्रवृत्तियां, शिक्षकों के वेतन, भवन निर्माण आदि के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करें। इस अनुदान प्रणाली के फलस्वरूप हम व्यक्तिगत
प्रबंधन को बल प्रदान करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उनको अतिरिक्त जो है वो अनुदान भी मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो है इन्होंने अपने सुझाव रिकमेंडेशन दिए थे। तीसरा है सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। जो सरकारी संस्था होगी वहाँ पे जो लोग जो शिक्षा लेना चाहते हैं, जिस धर्म की शिक्षा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन अन्य पुस्तकों के साथ, सभी पुस्तकों के साथ बाइबल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए, जिससे छात्र स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन कर सके। स्कूल के अवकाश के उपरांत कोई भी छात्र उस धर्म ग्रंथ के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं अपने शिक्षकों से पूछकर शांत कर सके। बाइबल को जो है लाइब्रेरी में रखने की बात हुई, और किसी भी बुक की बात नहीं हुई कि गीता, रामायण ये भी रख दिया जाए, सिर्फ बाइबल को। और ये बोला गया कि कोई भी बच्चा जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो जो है किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है। तो आप जो प्रोवाइड करेंगे तो वही होगा। आप बोल रहे हो कि किसी भी धर्म का आप ले सकते हो, लेकिन आप प्रोवाइड वहाँ पे सिर्फ बाइबल कर रहे हो। तो आप समझ रहे हो ना कि किस तरह से ये गेम जो है इन्होंने अपने वर्ड्स के साथ खेला था। शिक्षक प्रशिक्षण की बात, टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई। वुड के घोषणा पत्र में यह संस्तुति की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों के अनुरूप ही भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की जाए। जिस तरह से इंग्लैंड में है उसी तरह से यहाँ पर भी किया जाए। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा, ये तो चीज़ हुई थी। वुमेन एजुकेशन को जो है थोड़ा सा बल मिला था। वुड ने उन भारतीयों की भूरी भूरी प्रशंसा की है जो कि स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क थे तथा अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन दानदाताओं को भी सराहना की है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु उदार दान दिए थे। साथ ही स्त्री विद्यालयों को विशेष सरकारी अनुदानों की अनुशंसा भी की गई थी। कंपनी के मालिकों ने भी गवर्नर जनरल को इस स्त्री शिक्षा के विषय की स्वीकृति के लिए बधाई दी थी। तो वुमेन एजुकेशन की बात हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हुई। भारतीयों द्वारा जो तीव्र उत्कंठा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागृत हुई, उसे देखते हुए भारत के बड़े नगरों में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। इन विश्वविद्यालय का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श रूप में रखकर ही किया जाए। इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उप कुलपति एवं कार्यकारिणी के सदस्य गण मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह होंगे। तो ये फुल्ली जो लंदन विश्वविद्यालय है उसी के आधार पर जो है मेट्रो सिटीज़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई। जनसंचार का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन। वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार किया कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया, जो कि मैकाले ने बनाया था। तो अभी जो है सभी के पास जो है शिक्षा पहुंचाने के लिए जो है इन्होंने सुझाव दिया। ये तो हुए वुड के घोषणा पत्र के जो है सुझाव या रिकमेंडेशन जो इन्होंने दिया था। रिकमेंडेशन बोलिए, संस्तुतियां बोलिए। अब इसके बाद है कि वुड के घोषणा पत्र के मेरिट, गुण क्या क्या हैं। तो गुण तो हमने देखा कि ये जो है इंग्लिश को बहुत तरीके से इन्होंने फोर्स किया। अंग्रेजी शिक्षा के महाधिकार पत्र के नाम से ये पुकारा भी जाता है। तो अंग्रेजी को इन्होंने बहुत फोर्सफुली लागू किया। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की। घोषणा पत्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रचार हेतु उत्तरदायित्व ठहराया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बोला कि आपको ही जो है शिक्षा का प्रसार करना है। घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों को सुव्यवस्थित यानी कि बहुत ही मैनेज रूप से चलाने की बात की गई। तो ये सारे गुण हैं, बिल्कुल है। दोष भी साथ साथ है। घोषणा पत्र को सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया। टोटली सरकार जो चाहे उस तरह की शिक्षा आपको दे सकती है, और सरकार के आधिपत्य में जो है वुड ने ही किया। चार्ल्स वुड ने कहा कि जो कंपनी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षा वो दे, तो ये पूरी तरीके से उसके पावर में चला गया। घोषणा पत्र ने उच्च माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके दोष है। दोष और भी है जिसमें इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो है शिक्षा को रखा, लेकिन फ़ायदे भी हुए थे। तो ये हमारा जो है वुड के घोषणा पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है।
पहला तो उद्देश्य, दूसरा आपका मूल्यांकन, तीसरा है सुझाव, दोष, ये सब मैंने इसमें दे दिया है, तो ये आप कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड 100% ये क्वेश्चन ऐसा आता ही है, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलूंगी दूसरे गेस्ट क्वेश्चन के साथ जो कि एग्ज़ाम में आएगा कंटेम्प्रेरी से, और उसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।